रमा की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी मोना और छोटी बेटी सोना। सोना और मोना के पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद से रमा ने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की। बढ़ती उम्र के साथ अब रमा की भी तबीयत खराब रहना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो किसी भी तरीके का कोई काम करने में सक्षम नहीं थी। अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए मोना सोना से बोलती है, सोना, अब हम दोनों बहनों को ही कुछ करना होगा। माँ भी बीमार है, उनके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। ये तो मैं भी जानती हूँ, पर हम क्या कर सकते हैं? सुनो, माँ ने पीछे खाली जमीन में जो आलू बो रखे हैं, क्यों ना हम उनका इस्तेमाल करके कुछ नया बना ले और उसी का व्यापार शुरू कर दे। तो हम आलू टिक्की बनाना शुरू कर देते हैं और उसी का व्यापार कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। हम घर पर ही धनिया, पुदीना आदि सब उगा सकते हैं, काफी पैसे बच जाएंगे हमारे। मीठी चटनी बनाने के लिए भी गुड़ और इमली घर पर ही रखे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोना, अब हम दोनों यही करेंगे। हम कल से ही अपना आलू टिक्की का कॉर्नर लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। पर अपना आलू टिक्की का कॉर्नर लगाने के लिए हमें किसी ठेले की भी तो ज़रूरत होगी ना। उस ठेले का इंतज़ाम हम कहाँ से करेंगे? अरे वही जो लकड़ी का काम करते हैं ना काका, उनके पास एक पुराना ठेला आया हुआ है, हम उनसे वो ठेला ले लेंगे। माँ जो हमें हमेशा पैसे दिया करती थी ना, मैंने वो सारे पैसे एक गुल्लक में जोड़ के रखे हुए हैं। उन पैसों से हम उस ठेले को खरीद लेंगे और थोड़े बहुत पैसे काका से उधार कर लेंगे। काका से जान पहचान है, हमारी इतनी मदद तो कर ही देंगे। अगले ही दिन से मोना और सोना दोनों बहनें आलू टिक्की बनाने की और बेचने की सारी तैयारी करना शुरू कर देती है। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर लकड़ी वाले काका के पास जाती है और गुल्लक से निकाले हुए सारे पैसे मोना काका को दे देती है और ठेला उनसे खरीद लेती है। फिर दोनों बहनें मिलकर ठेले को रंग रोगन करके एकदम नया कर लेती है, जिसके बाद सोना मोना सारे सामान और ठेले के साथ आलू टिक्की कॉर्नर लगाने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों बहनें आके आलू टिक्की का ठेला लेकर चौराहे वाले बाजार में पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर सोना मोना से बोलती है, मोना, हम दोनों ने काम शुरू तो कर दिया, पर क्या हम इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे? जरूर हासिल करेंगे बहन, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये तो है। चलो फिर ग्राहक के आने का इंतजार करते हैं। और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज ही दुकान खोल ली और आज ही लाखों की कमाई हो जाए। सब्र से ही जीत हासिल होती है, इसलिए हमें भी ग्राहकों के आने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जब तक कुछ ग्राहक आएंगे नहीं, हमारी आलू टिक्की खाएंगे नहीं, तब तक बाकी लोग कैसे जान पाएंगे कि हमारी आलू टिक्की स्वादिष्ट है भी या नहीं। इतना कहकर सोना और मोना आलू टिक्के के कॉर्नर पर खड़ी हुई ग्राहकों का इंतजार करने लगती है, जिसके बाद काफी इंतजार पर एक दो ग्राहक उनके आलू टिक्की के कॉर्नर पर आ जाते हैं। सभी ग्राहक को दोनों बहनों के हाथों का आलू टिक्की बहुत पसंद आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। धीरे धीरे सोना और मोना का आलू टिक्की कॉर्नर अच्छे से चलने लगता है और थोड़ा थोड़ा करके उनके पास पैसे जमा होना शुरू हो जाता है। उन पैसों से सोना मोना मिलकर अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर देती है और रमा की तबीयत पहले से बेहतर हो जाती है। अपनी बेटियों की इस मेहनत को देखते हुए उनकी माँ एक दिन आंखों में आंसू भरकर बोलती है, बेटा, कहाँ इस उम्र में मुझे तुम दोनों के हाथ पीले करके तुम्हें ससुराल भेज देना चाहिए, और कहाँ तुम दोनों के सर पर एक बोझ बनकर पड़ी हुई हूँ। फिर भी बेटा, तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखती हो। इतनी मेहनत करके तुम रोज आलू टिक्की का कॉर्नर लगाकर पैसे कमा रही हो और फिर मेरा इलाज भी करवा रही हो। भगवान इतनी अच्छी बिटिया हर किसी के नसीब में लिखे, जो बेटे से कम नहीं है। माँ, आपने हमें जन्म दिया है, इस लायक बनाया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो फिर हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? और माँ, वैसे भी अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने में कोई संकोच थोड़ी ना होता है। पिताजी के बाद आपने ही तो हमें संभाला है, तो फिर जब आपको सहारे की जरूरत है तो हमें भी तो आपको संभालना ही है ना। अपनी दोनों बच्चियों की बात सुनकर रमा को उन पर बहुत गर्व महसूस होता है। दिन बीतते जाते हैं। आलू टिक्की कॉर्नर का काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि सोना और मोना घर के आलू और साथ ही चटनी भी खुद घर पर पीसकर तैयार किया करती थी। इसलिए ग्राहकों को उनके हाथों की आलू टिक्की और चटनी बेहद पसंद आती थी।
अब इतना लोग खा नहीं रहे थे जितना ज़्यादा उनसे पैक करवा कर घर ले जाया करते थे। धीरे धीरे करके सोना और मोना आलू टिक्की के कॉर्नर से एक दुकान में सेटल हो जाती है और अपनी मेहनत के सबूत के तौर पर अपने ठेले को अपनी दुकान के बाहर सजा कर लगा देती है। ऐसे ही एक दिन सोना मोना से बोलती है, मोना, हमारे यहाँ पर जो भी ग्राहक आलू टिक्की खाने के लिए आते हैं वो ज़्यादातर आलू टिक्की को पैक करवाने की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी इस आलू टिक्की का स्वाद दिलवाना चाहते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है। क्या तरकीब आ रही है, मुझे बता। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोगों को होम डिलीवरी करना शुरू कर दे। इससे लोगों को घर बैठे उनकी आलू टिक्की खाने को मिलने लगेगी। और वैसे भी अब हमारे पास इतने पैसे तो है ही कि हम कुछ लोगों को होम डिलीवरी के लिए रख सके, और हो सकता है कि इससे हमारे आलू टिक्की कॉर्नर को और ज़्यादा आमदनी मिल जाए। अपनी बहन की बात काफ़ी हद तक मोना को सही लगती है, जिसके बाद दोनों बहनें आलू टिक्की की होम डिलीवरी भी शुरू कर देती है और कुछ लड़कों को होम डिलीवरी करने के लिए तनख्वाह पर रख लेती है। जैसे ही ग्राहकों को पता चलता है कि अब आलू टिक्की की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है, इस बात से ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं और अब ऑनलाइन सोना और मोना के पास ऑफलाइन से भी ज़्यादा काम आने लगता है। हर रोज़ के बहुत सारे पार्सल होम डिलीवरी होना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते सोना और मोना की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उनके पास एक अच्छा घर था, साथ ही उन्होंने अपनी दुकान को भी एक अच्छे होटल में बदल लिया था, जहाँ पर वो आलू टिक्की के अलग अलग वैरायटी बनाने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मोना और सोना अपनी माँ से कहती है, माँ, हमें दुकान पर आपकी भी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, क्या आप हमारी मदद करेंगी? मदद? पर कैसी मदद? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ बेटा? माँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गल्ले की जिम्मेदारी संभालनी है। जो भी ग्राहक पैसे दे, आपको वो पैसे गल्ले में डालते रहना है और बचे हुए पैसे ग्राहकों को वापस लौटाना है। पर मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी बेटा? आप सब कर लेंगी माँ, हमें आपसे ज़्यादा भरोसा और किसी पर भी नहीं है, इसलिए इस काम के लिए हमने आपको चुना है। अब मैं सारा होम डिलीवरी का काम देखती हूँ और सोना दुकान का काम देखती है। ऐसे में काफ़ी बार पैसों के लेन देन में हम दोनों बहनें गड़बड़ा जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पैसों के लेन देन का हिसाब रखें। अपनी बेटियों के कहने पर रमा भी अब अपनी बेटियों के साथ आलू टिक्की कॉर्नर पर उनकी मदद करना शुरू कर देती है और रमा गल्ले पर बैठकर पैसों का लेन देन करने लगती है। देखते ही देखते गरीब बहनों का आलू टिक्की कॉर्नर आज शहर का सबसे ज़्यादा फेमस आलू टिक्की कॉर्नर बन चुका था, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर ग्राहकों की भीड़ हमेशा लगी ही रहती थी। अब सोना और मोना आसपास की और भी जगह पर अपनी आलू टिक्की की दुकान खोल लेती है। हर जगह पर ग्राहकों को वही स्वाद मिलता है जो कि सोना और मोना के पहले आलू टिक्की कॉर्नर पर मिलता था। ऐसे ही एक दिन एक फूड ब्लॉगर सोना और मोना के आलू टिक्की कॉर्नर पर आती है और बोलती है, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपकी एक आलू टिक्की कॉर्नर की वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर सकती हूँ? जी, आप ज़रूर कर सकती है। मैंने सुना है आपने यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकती हो? ज़रूर, लेकिन अभी दुकान पर ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी हुई है, इसलिए आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। तब तक आप बैठकर आलू टिक्की खाइए, जैसा आप चाहे। इतना बोलकर मोना फूड ब्लॉगर को भी एक प्लेट टिक्की परोस देती है। फूड ब्लॉगर आराम से बैठकर आलू टिक्की खाती है और एक बार में ही वो सोना मोना के आलू टिक्की कॉर्नर की फ़ैन हो जाती है, जिसके बाद सोना और मोना फूड ब्लॉगर से अपने स्ट्रगल के बारे में काफ़ी सारी बातें करती है। वो ब्लॉगर उन दोनों का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर देती है, जिस वजह से अब सोना और मोना की पब्लिसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग दूर दूर से उनके आलू टिक्की कॉर्नर पर आलू टिक्की खाने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों बहनें शादी पार्टी के ऑर्डर लेना भी शुरू कर देती है, जिसके बाद सोना और मोना बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर आलू टिक्की बनाने का काम शुरू कर देती है और उन्हें मुनाफा और भी ज़्यादा होने लगता है। अपनी सारी सफलता को देखते हुए सोना मोना से बोलती है, अगर उस दिन हिम्मत करके हम दोनों बहनों ने कदम न बढ़ाया होता तो शायद आज हम सफलता की इस सीढ़ी पर न खड़े होते। हम दोनों बहनों ने एक दूसरे का साथ दिया, कभी अपने मन में लालच को जगह नहीं दी और आज हम इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन बन गए हैं।
वैसे ये बात बिल्कुल सच है, वरना आज के समय में तो बहन बहन की और भाई भाई का दुश्मन है। लेकिन हम दोनों बहनों में इतने लंबे सफ़र में इतनी कठिनाइयों के बाद भी कोई मनमुटाव नहीं आया। इस बात की मुझे हमेशा खुशी रहेगी कि इस आलू टिक्की कॉर्नर पर किसी एक बहन का नहीं बल्कि दोनों बहनों का बराबर का हक है और हमेशा रहेगा भी। दोनों बहनें एक दूजे को गले से लगा लेती है और इस तरह दो गरीब बहनें जो कि अब काफ़ी अमीर हो चुकी थी, उनका आलू टिक्की कॉर्नर यूं ही तरक्की करता चला जाता है। रामपुर नाम के एक गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने पति बिरजू के साथ रहती थी। उनका अपना एक प्याज का खेत था। पैसा कमाने के लिए बिरजू दिन भर मजदूरी करता था और सुधा अपने खेत में प्याज की खेती करके उन्हें बाजार में बेचा करती थी। 60 रुपए किलो है भैया, बोलो आपको कितने किलो चाहिए? क्या कहा? 60 रुपए किलो? लेकिन बगल वाली दीदी तो सिर्फ 50 रुपए में 1 किलो दे रही है, तो आप उनसे महंगे प्याज क्यों बेच रही हो? मेरे खेत की उगी प्याज और उसके खेत की उगी प्याज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने खेतों में महंगी वाली खाद डालती हूँ जिससे प्याज एकदम मीठी मीठी उगती है। बाकी आपकी मर्जी, आपको वो सस्ती प्याज लेनी है तो आप ले लीजिए, पर वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बस भी करो बहन जी, कितनी बातें बनाओगी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, ये लो 50 रुपए में ही ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत वरना मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी। तभी सुधा मन ही मन सोचती है, जब ये विमला अपना प्याज का ठेला नहीं लगाती थी तो मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती थी। जो मर्जी दाम मैं ग्राहकों से मांगती थी वह उन्हें देना ही पड़ता था। लेकिन ये इतनी सस्ती प्याज बेचती है कि इसके चक्कर में मुझे भी सारी प्याज सस्ती बेचनी पड़ती है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो गरीबी में ही मर जाऊंगी। मुझे इसकी दुकानदारी बंद करवाने का कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा। अब सुधा शाम को घर जाती है और अपने पति बिरजू से कहती है, सुनिए जी, हमें कोई तरकीब निकालकर इस विमला के प्याज के व्यापार को बंद करवाना होगा। अगर ये इसी तरह बाजार में प्याज बेचती रहेगी तो लोग सस्ते दाम पर प्याज खरीद लेंगे और मैं महंगे दाम पर प्याज नहीं बेच पाऊंगी। इसकी वजह से मेरी सारी बिक्री आधी हो गई है। तो तुम चिंता क्यों करती हो? यह अपने जिस खेत में प्याज उगाती है, हम उस खेत में दवाइयां छिड़क देंगे जिससे इसकी प्याज की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मौका पाकर अब सुधा और बिरजू विमला के प्याज के खेत में जाकर उसकी फसल को खराब करने वाली दवाई छिड़क देते हैं, जिससे विमला के खेत की प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है और वह बाजार में प्याज बेचने के लिए जा ही नहीं पाती। क्या बात है बहन जी, आजकल विमला बहन प्याज नहीं भेजती और इस बात का फायदा उठाकर आप बहुत मुनाफा कमा रही हो। जब विमला थी तो वो हमें सस्ते में प्याज देती थी, लेकिन आप तो भाव तोल में 1 रुपया भी कम नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कम से कम मुनाफे में ही प्याज बेचती हूँ। आजकल खेती करना बहुत महंगा हो गया है, खाद से लेकर हर चीज बहुत महंगी आती है। अब अपना घर चलाना है तो थोड़ा बहुत महंगा तो बेचना ही पड़ेगा। धीरे धीरे सुधा की प्याज की मांग बढ़ने लगती है और उसे महंगे दाम में प्याज बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगता है। तभी वे एक दिन घर जाते समय विमला को उसके खेत में प्याज के बीजों को बोते हुए देखती है और अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। अरे वाह विमला, लगता है तुम फिर से प्याज की खेती कर रही हो। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम्हारी फसल खराब ना हो और तुम भी प्याज को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सको। हाँ सुधा बहन, हमारे घर में तो बस एक रिंकी के पापा ही कमाने वाले हैं। पहले मैं प्याज बेचकर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी, लेकिन पिछली बार जो फसल बर्बाद हुई उस वजह से हमें बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार मैं अपनी फसल का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, अच्छी तरह उगाओ, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। अब सुधा अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर जाती है, जिसे देखकर उसका पति बिरजू उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, आज तुम्हारी कमाई अच्छी नहीं हुई क्या? अभी जब मैं बाजार से घर आ रही थी तब मैंने विमला को प्याज की फसल उगाते देखा।
अगर उसकी फसल अच्छी उग गई तो फिर मुझे उसी चक्कर में सस्ती प्याज बेचनी पड़ेगी। तो तुम चिंता क्यों करती हो? पिछली बार की तरह हम इस बार भी उसकी फसल में दवाइयां छिड़क देंगे। जब फसल उगेगी ही नहीं तो वो बाजार में क्या बेचने जाएगी? नहीं, इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे वह फिर कभी प्याज की फसल उगाने के बारे में सोचे ही ना। क्या मतलब? अब क्या चल रहा है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में? मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार इसकी फसल उगने दो। जैसे ही इसकी फसल उगेगी ना, वैसे ही मैं इसके खेत में आग लगा दूंगी और इसकी सारी फसल जलकर राख हो जाएगी। उसके बाद ये फिर कभी फसल उगाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। कुछ महीने बीत जाते हैं और महीनों के इंतजार के बाद विमला के खेत में प्याज की फसल बहुत ही अच्छी तरह उग जाती है। अपनी फसल को इस तरह हरा भरा देखकर विमला बहुत खुश होती है। तभी सुधा उसे देखकर मन ही मन कहती है, तुझे जितना खुश होना है ना, हो ले, क्योंकि कल तेरी ये सारी खुशियां आंसुओं में बदलने वाली हैं। अरे सुधा दीदी, ये देखिए मेरी फसल कितनी अच्छी तरह उगी है। कल से मैं भी बाजार में आपके साथ प्याज बेचने चलूंगी और हमारे घर में इतने समय से पैसों की जो तंगी चल रही है वह भी अब दूर हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में पैसों की कोई तंगी ना रहे और तुम इन प्याज को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाओ। चलो, मैं तो चली बाजार में अपने प्याज बेचने, कल तुम भी आ जाना। विमला तो बहुत ही प्यार से सुधा से अपनी खुशी जाहिर करती है, लेकिन वह बेचारी ये नहीं जानती थी कि विमला मन ही मन उसका कितना बुरा चाहती है। विमला दीदी, मैंने सुना है कल से सुधा दीदी भी बाजार में अपना प्याज का ठेला लगाएगी। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन देखते हैं कब लगाती है वह अपना ठेला। लगाती भी है या नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। अब सुधा शाम को अपने घर जाती है और अंधेरा होते ही अपने पति के साथ जाकर विमला के खेत में आग लगा देती है और दबे पांव छुप छुप कर जल्दी से अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है। हो गया अब तो कल्याण। अब कल सुबह उठकर वह अपना खेत देखेगी तो उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मेरे मन को तो बहुत खुशी मिलने वाली है। चली थी मेरी दुकानदारी खराब करने, अब भुगतेगी। विमला के खेत को आग लगाकर सुधा बहुत खुश होती है और अगले दिन अपने खिलखिलाते चेहरे के साथ प्याज बेचने बाजार में जाती है। लेकिन बाजार में विमला को प्याज बेचता देखकर सुधा के होश उड़ जाते हैं। कल रात को ही तो मैंने इसके खेत को आग लगाकर जला दिया था, तो फिर ये इतनी सारी प्याज बेचने के लिए कहाँ से आ गई? कैसे हो सुधा दीदी? देखो मेरे खेत में कितनी अच्छी प्याज की फसल हुई। अब हर रोज मैं भी पहले की तरह बाजार में प्याज बेचूंगी। विमला की बातें सुनकर सुधा उसके सामने खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके मन में पूरा दिन बस यही चलता रहता है कि खेत को जलाने के बाद भी विमला का खेत सुरक्षित कैसे बच गया। आज विमला की वजह से सुधा को भी सस्ते दाम पर प्याज बेचनी पड़ती है और हर दिन के मुकाबले आज उसका मुनाफा भी कम होता है। शाम को वह घर जाकर अपने पति से कहती है, लगता है कल रात हमने विमला के खेत में जो आग लगाई थी वह किसी वजह से बुझ गई, इसीलिए उसकी सारी फसल सुरक्षित रह गई। लेकिन आज हम कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे ही सब अपने घरों के अंदर चले जाएंगे ना, वैसे ही हम विमला के खेत में पहुंच जाएंगे। अंधेरा होते ही सुधा और उसका पति बिरजू फिर से विमला के खेत को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही फसल में आग लगनी शुरू होती है वैसे ही विमला के खेत में एक सुनहरे रंग की रोशनी होती है और एक सुंदर सी परी सुधा और बिरजू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और खेत में लगी आग अचानक से शांत हो जाती है। ये कौन है जी? कहीं इसने हमें खेतों में आग लगाते हुए देख तो नहीं लिया? और अचानक ये आग शांत कैसे हो गई? और ये कहाँ से आई है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये आग अचानक कैसे शांत हो गई और मैं कहाँ से आई हूँ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? बेचारी विमला इतनी मेहनत करके अपनी प्याज की फसल को उगाती है और तुम हर बार उसकी फसल को बर्बाद कर देती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस फसल को बेचकर उसके घर का खर्च चलता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? इंसान को लालच में
इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए जितनी तुम हो गई हो, जिसे अपनी आंखों पर बंधी लालच की पट्टी के कारण किसी दूसरे की मेहनत और मजबूरी भी नजर नहीं आ रही। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें ये दंड देती हूँ कि आज के बाद तुम अपने खेत में जो भी फसल उगाओगी वह हमेशा खराब हो जाएगी। तभी तुम्हें अपनी गलती का अच्छे से एहसास होगा। इतना कहकर वह परी वहां से गायब हो जाती है और अगले दिन सुबह अपने खेत को जब वह देखती है तो उसकी प्याज की सारी फसल खराब हो जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपने खेत में कई महीनों तक प्याज उगाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण खराब हो जाती थी। सुधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विमला के पास जाकर उसे अपनी गलती की माफी मांगती है। विमला, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में अपने आप को अंधा बना लिया था। मैं चाहती थी कि बाजार में मेरे अलावा कोई प्याज ना बेचे, लेकिन तुम भी प्याज की खेती करती थी और बाजार में सस्ते दाम पर प्याज बेचती थी। इसलिए तुम्हारी वजह से मुझे भी लोगों को सस्ते दाम में प्याज बेचनी पड़ती थी। लेकिन मैंने सोचा अगर तुम्हारी फसल ही खराब हो जाएगी तो तुम बाजार में प्याज बेच ही नहीं पाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर दी। लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे सबक भी मिल चुका है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुधा के मुंह से ये बातें सुनकर विमला को झटका लगता है, लेकिन वह अपना बड़ा दिल रखकर सुधा को माफ कर देती है और उस दिन से सुधा का प्याज का खेत फिर से लहलाने लगता है और वह बाजार में विमला के साथ मिलकर सस्ते दाम पर प्याज बेचना शुरू कर देती है और अपना लालच छोड़कर ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करती है।